सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो कहर ढा रही है पूरे मुल्क में। मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और अमवात भी बढ़ रही हैं। आज सिंध में जो नई पाबंदियों का इतलाक़ किया गया है, ज़रा पहले उस पर मैं आपको बता दूं कि क्या सूरत हाल है। कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। सिंध में सरकारी दफातर, तमाम तालीमी इदारे और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है। मार्केट्स की टाइमिंग शाम 6 बजे तक कर दी गई हैं, लेकिन अगर वायरस मज़ीद इस तरह से बढ़ता रहा तो फिर मार्केटों को मुकम्मल भी बंद कर दिया जाएगा, ये कहा गया है हुकूमत सिंध की जानिब से। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो डाइनिंग है, पहले डाइनिंग तो बंद थी, अब डाइन आउट जो था यानी कि आउटडोर डाइनिंग थी, अब उसको भी कराची में, सिंध में बंद कर दिया गया है। अलबत्ता जो टेक अवे और होम डिलीवरी है वो खुली रहेगी। अलबत्ता ये भी कहा है कि जेलों में जो मुलाकातें बंद करने का फैसला कर लिया गया है। मुलाकाती नहीं आ सकेंगे, जेल में आके मुलाकात नहीं कर सकेंगे। दफातर में पब्लिक डीलिंग के औकात हैं उनको भी मुकर्रर कर दिया गया है। सुबह 9 से 2 बजे तक ये पब्लिक डीलिंग की जाएगी। अस्पताल अलबत्ता तमाम पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। 29 अप्रैल से बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला किया गया। अलबत्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट और जो सनतें हैं वो SOPs के साथ खुली रखी जाएंगी। अलबत्ता जो ऑफिसेज हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके जो मुलाजमीन जाते हैं बसों में, उनको भी SOPs के साथ कहा गया है कि वो अपने मुलाजमीन को लेकर जाएं, और अगर नहीं अमल किया गया तो फिर उनको बंद भी कर दिया जा सकता है, सील भी दफातर को किया जा सकता है। दफ्तर में सिर्फ 20% ज़रूरी अमले को बुलाने की परमिशन होगी। और में भी तशवीशनाक हद तक मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। ये तमाम तरह सूरत हाल है। और PDM का जो एक स्टेयरिंग कमेटी का इजलास है वो भी आज हो रहा है। इस तरह मैंने आपको बताया कि मुल्क भर में जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन का काल पड़ने लगा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत को भी बढ़ा दिया गया है। अब एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत में 1000 से 2000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अल्लाह ना करे कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। एहतियात के साथ साथ हुकूमती इक़दामात भी बहुत ज़रूरी हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, सेक्रेटरी हैं जनरल PMA के। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी मुसर्रत चीमा साहिबा। ज़ाहिर लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं और स्मार्ट लॉकडाउन तो है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी होती जा रही है। खुदा ना खास्ता सूरत हाल ख़राब ना हो, अस्पतालों पे बहुत दबाव है, दबाव मज़ीद ना बढ़े कि अस्पताल बर्दाश्त ही ना कर पाएँ। लोग बात कर रहे हैं हुकूमती इक़दामात की कि हुकूमत ये कह रही है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाएंगे। पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है? सिंध हुकूमत ने ये फैसला कर लिया, बल्कि सिंध हुकूमत ये पहले ही कह चुकी है कि वफाक लगाए ना लगाए हम लॉकडाउन लगा देंगे। तो पंजाब की सूरत हाल देखते हुए पंजाब हुकूमत क्या फैसला करने जा रही है? बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि NCOC की तरफ से जब जो रिकमेंडेशंस आई हैं हमने उनके ऊपर एज़ इट इज़ अमल किया है। देखें, ये फ़ैसले ना तो पॉलिटिकल होते हैं, इसमें एक पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल जो असिस्ट करता है इन सारी डिसीजन मेकिंग में, और फिर आपने अपने मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए हमने फ़ैसले करने होते हैं। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी फ़ैसले हुए वो वक्त ने साबित किया कि ठीक थे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन पहले 2 जो वेव्स आई हैं उनसे इंतहाई मुख्तलिफ है। जी हाँ। और अगर मैं पंजाब की बात करूं, लाहौर की बात करूं, 18% पे, कभी मोर देन 20% पे भी कुछ दिनों पे शरह इसकी गई है। और अगर हम इसको इस तरह से देखें कि पूरे पंजाब भर में का अगर एवरेज देखें तो मोर देन 11% जो है ना इसका चल रहा है इन्फेक्शन रेट। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त तकरीबन हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह चुके हैं, फ़ौज नॉर्मल हालात में नहीं बुलाई जाती। अगर SOPs पे अमल दरामद के लिए कॉल की है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम सारा मुल्क बंद करते हैं तो क्या 22 करोड़ लोगों को हम घरों में बिठा के फीड कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। फिर कितने सालों के लिए? अभी ये इस वक्त इसका तयन नहीं किया जा सकता। तो मुझे जो समझ आती है, अभी UK वेरिएंट ने जो तबाही फैलाई है, ऑल द वैक्सीनेशन मौजूद है, लग भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ
ये चंद सालों में लगता है कि ये कोविड हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा अनफॉर्चुनेटली चाहते ना चाहते हुए बन चुका है। अब हमें करना क्या है? हमें एसओपीज़ के ऊपर भी अमल दरामद करना है, हमें लोगों को भूख इफलास से मरने से भी बचाना है। मरे इंसान चाहे कोविड से या भूख से, दोनों की ज़िंदगियाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग जो ब्लेस्ड हैं, जो बिला ज़रूरत बाहर अगर निकलते हैं, उनको ये सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर बोझ अभी मज़ीद नहीं डाल सकते। इस वक्त कोई तकरीबन अगर मैं एवरेज बात करूं तो मोर देन 90% सारी फैसिलिटीज फिल्ड हो चुकी है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर्स ये मुतालबा कर रहे हैं मुसर्रत चीमा साहिबा के मुकम्मल लॉकडाउन वक्त की ज़रूरत है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन तो ये कह रही है कर्फ्यू लगाया जाए। इस तशवीशनाक सूरत हाल को देखते हुए मैं आपसे, आपका पॉइंट आया, मैं जरा डॉक्टर साहब से बात कर लूँ। डॉक्टर कैसर साहब, आप लोग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुतालबा कर रही है कर्फ्यू लगाया जाए, लॉकडाउन किया जाए। ज़ाहिर गुर्बत इतनी ज़्यादा है, इस गुर्बत को देखते हुए लोगों का रोज़गार भी देखना है कि वो बेरोज़गार ना हो। इस सूरत हाल में आपको लगता है कर्फ्यू लगा देना चाहिए? फिर लोग किस तरह कमाएंगे, किस तरह खाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें होता ये है कि हमने जो बात की है वो किसी सवाल के जवाब पे मैंने ये बात की है कि लोगों ने कहा कि जी फौज को तो नहीं आना चाहिए, इस चीज़ के लिए फौज बुलाई जा रही है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया है कि इंसानी जान को बचाने के लिए अगर हुकूमत फौज क्या, अगर कर्फ्यू लगाना पड़े तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसको सपोर्ट करेगी। क्योंकि ये 3 हफ्ते पहले भी हमने बात कही थी कि खुदा के वास्ते एसओपीज को फॉलो करें, अवाम एसओपीज पे फॉलो करे और हुकूमत सिर्फ जबानी बात ना करे, हुकूमत एसओपीज पे अमल दरामद कराए। अगर ये रमजान से पहले ही ये सारी बातें होती जो आजकल मैं समझ रहा हूँ कि स्टेप वाइज हुकूमत ले रही है, कोशिश कर रही है, अब लग रहा है कि हुकूमत अब कोशिश कर रही है, अपनी आवाम को कोरोना से बचाना चाहती है। अच्छी हुकूमत, जैसे कि अभी बताया गया कि अच्छी हुकूमत वही होती है जो कि अपनी आवाम को वबा से भी बचाती है और मईशत भी खराब नहीं होने देती है। तो यही एक अच्छी कामयाबी होती है। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल, चूंकि जैसा कि कहा अभी मुसर्रत साहिबा ने कि ये जो थर्ड वेव है ये इसलिए भी खतरनाक है कि ये 75% इसमें क्वालिटी है कि ये तेजी से फैलता है, 75% तेजी से फैलता है जो पहली लहर और दूसरी लहर में। दूसरी जो हम तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये वेव जो वहां पर दूसरी वेव्स आई है इंडिया के अंदर, उन्होंने तबाही मचाई हुई है, बहुत बुरे हालात। अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वहां पर किल्लत पैदा हो गई। आज हम भी ये बात कर रहे हैं कि 80% हमारी ऑक्सीजन यूज हो रही है। खुदा ना खास्ता सूरत हाल खराब हो और ऑक्सीजन ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। वैसे तो जाहिर है यहाँ पर कंपनीज हैं और ऑफर भी की है कि ऑक्सीजन बनाएं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो मुतबादिल क्या हो सकता है उसका? देखिए, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। ऑक्सीजन लाइफ लाइन है इस बीमारी की। ऑक्सीजन जिस्म से खत्म होता है, आपको डिफरेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हम हमेशा पाकिस्तान में, मैंने देखा है कि हम हमेशा उस वक्त जागते हैं या उस वक्त स्टेप्स लेते हैं जब सर से पानी ऊपर हो चुका होता है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम अभी भी अपने आप को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। हमारे पास, मुझे अफसोस हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने कल बताया कि जी 90% जो है हमारी कंजम्पशन हो चुकी है हेल्थ केयर के सेक्टर में, तो 10% अगर बच गए तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। मैं समझता हूँ कि आप इसकी तैयारी करके रखें। आप इसके, अब एक चीज आपको बताऊं जो मुझे पता लगा कि स्टील मिल के अंदर ऑक्सीजन की बड़ी प्रोजेक्ट, उसका जो वो जी ऑफर की है उन्होंने कि हम बिल्कुल हम बना सकते हैं और हम ये दे सकते हैं हज़ारों की तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर। वो बताया ये क्या कि वो तो चलते हुए बंद किया गया था। जी तो हमें पता लगा कि फौज ने उसके ऊपर काम कर रही है। तो वो जो अभी इंशाअल्लाह ताला उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए और दूसरे जराए होने चाहिए जहां से ऑक्सीजन का है, क्योंकि ये जैसे इंडिया के अंदर लंबी लाइन लगी हुई है वहां पे ऑक्सीजन के लिए। अल्लाह ना करे कि हम उस मुसीबत में फंसे। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, मैंने जैसे पहले कहा कि रमजान आने वाला है और लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और रमजान आ गया, हम परेशानी में आ गए। यही बात हम कर रहे थे। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि आगे के जो 2 अशरे, हमारे 3 अशरे रह गए हैं,
अल्लाह करे कि वो खैरियत से गुजर जाए और ईद हमारी खैरियत से गुजर जाए। इंशाल्लाह। इसके लिए लोगों को चाहिए कि क्राउड ना पैदा करे, हुकूमत को चाहिए कि किसी किस्म का क्राउड का कोई रीजन नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुक्मरान हो, फिलहाल वो पोस्टपोन कर दी जाए, ये वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हाँ डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप सही कह रहे हैं, मिल के काम करने की ज़रूरत है। मुसर्रत चीमा साहिबा, कल यास्मीन राशिद साहिबा ने जिस तरह से बताया कि जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं फिलहाल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वो उन पर पाबंदी लगा दी गई है, सिर्फ एमरजेंसी में जो सर्जरीज होंगी सिर्फ वो होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो 91% ऑक्सीजन इस्तेमाल की जा रही है अब तक 60% सरकारी अस्पतालों में है, बल्कि बाकी जो है उन्होंने कहा वो निजी अस्पतालों में भी फराम की जा रही है। 91% ऑक्सीजन पंजाब में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, यानी कि सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है। खुदा ना खास्ता अगर प्रेशर बढ़ता है तो मजीद ऑक्सीजन की फराहमी के लिए क्या इकदाम करेंगे आप लोग? देखें, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुमैया, जो समझने की ज़रूरत है, आपके तवस्सुस से मैं आवाम को आगाह करना चाहती हूँ कि हम इसमें जितने भी फिगर्स बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्चुअल बता रहे हैं। सही है। इसमें किसी किस्म की ना कमी ना बेशी करके बता रहे हैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो। और अगर देखें ये कोविड के अंदर दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स क्यों फेल हुए, उसकी एक ही वजह है कि टोटल पॉपुलेशन के लिए कोई हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। और अगर हम जिस तेज़ी के साथ लोग अगर अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, फरमा रहे थे कि क्राउड में अननेसेसरी जाने से बचाएं अपने आप को। जो रोजगार के लिए जिसका निकलना मजबूरी है वो तो निकले, लेकिन एसओपीज को फॉलो करते हुए, और वो इंश्योर करे कि उसने अपने आप को बचाना है, अपने फैमिलीज को बचाना है, वरना इंडिया की बिल्कुल सही। ये जो यास्मीन राशिद साहिबा बात कर रही हैं नहीं लगेगी, वो तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं मुसर्रत चीमा साहिबा, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा ने जो बात कही, लाहौर में सिर्फ जो 7 बड़े अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 16 से 24 घंटे का रह गया है। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। आप लोगों के पास अब आगे हिकमत अमली क्या है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए? ठीक, देखें, उसके लिए सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी, और फेडरल गवर्नमेंट भी फर्दर, जैसे आपको पता है कि अल्लाह ने हमें बचाया, लेकिन उसके साथ साथ हमने किया ये कि हमने अपनी पूरी तैयारी जारी रखी। मसलन हम वेंटिलेटर्स जब बाहर से नहीं मंगवा पा रहे थे बिकॉज पूरी दुनिया में किल्लत थी, तो हमने अपने बनाए। मास्क की प्रोडक्शन इस मुल्क में हुई, सैनिटाइज़र की हुई, इसी तरह ऑक्सीजन के भी, उसके ऊपर भी हम लोग आर्मी के साथ मिलके वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज फिर ये है कि ऑक्सीजन फर्ज करें इनफ बन भी जाए, आपके पास बेड्स का होना, आपके पास बाकी लॉजिस्टिक्स दीगर सहूलियात का होना ही बहुत जरूरी है। समझने की ये जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बैकअप अगर हो भी ऑक्सीजन का तो उसके लिए बेड्स, हाँ ये भी जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ से, इसलिए जो समझने की जरूरत है कि हमने अपने हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर हमने आपको बता दी एक्चुअल पॉइंट। लेकिन मुसर्रत चीमा साहिबा, आप बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रही हैं कि हमें फैसिलिटीज को देखना होगा और उनको देखते हुए ही जाहिर है हम मरीजों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। मोहम्मद अशरफ बवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर गनी ग्लोबल होल्डिंग। बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ साहब, ये जो गैस सिलेंडर हैं जिनकी ना सिर्फ कमी भी हो गई और ना सिर्फ ये ऑक्सीजन सिलेंडर, माफ़ कीजिएगा, और ना सिर्फ ये कि उनकी जो कीमतें थी उनको बढ़ा दिया गया। आज की खबर है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत जो है, एक जो छोटा सिलेंडर होता है उसकी कीमत में 1000 रुपये और बड़े सिलेंडर में 2000 रुपये का इजाफा किया गया है। ये इजाफा किस वजह से किया गया है? देखें, आप पहले तो ज़रा ऑक्सीजन की बात कर लें कि ऑक्सीजन मुल्क में कितनी बनती है, कहाँ सप्लाई होती है, और उसके बाद सिलेंडर्स पे भी बात कर लेंगे जो आपका सवाल है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो ऑक्सीजन की मुल्क में पहले तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है एक, तो हुआ ये है कि पिछले 2-3 और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जो कंज्यूम होती है वो हॉस्पिटल्स में होती है जी, जो कि बल्क की सूरत में जाती है, बल्क की सूरत में, एक लिक्विड की सूरत में जाती है इन बड़े हॉस्पिटल जहाँ मेजर कंजम्पशन सेंटर्स हैं। सही है। सारे पाकिस्तान में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं। सही है। तो वहाँ इस वक्त जो कंजम्पशन जारी है वो तकरीबन 65% ऑफ दी ऑक्सीजन प्रोडक्शन, 65 से 70% ऑफ दी ऑक्सीजन प्रोडक्शन वहाँ जारी है। अच्छा। और वहाँ की कंजम्पशन पिछले 1.5 माह में खास तौर पे पंजाब और KPK में
हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। तो अच्छा, इस वक्त जो सॉरी टू consumption इंटरप्ट यू, वहाँ हो रही अमूमन थी, कितनी होती है कंजम्पशन आम दिनों में, कितनी होती है? आम दिनों में देखें आजकल जो कंजम्पशन हो रही है 480 मेट्रिक टन तकरीबन पर डे कंज्यूम हो रही है हॉस्पिटल में। अच्छा। जो कि वैसे तकरीबन यूं समझ लें कि आप 150 से 200 के दरमियान होती है, अब वो डबल हो बढ़ के गया। इस वक्त 480 तक चली गई है। तो ये कोई 2 से 3 गुना के दरमियान ऑलरेडी जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी मुल्क में वो सब जा रही है उधर। सही। तो उसकी दूसरी जो ऑक्सीजन ये जो गई बल्क में चली जाती है, उसके बाद एक ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कि पूरे मुल्क में बने हुए हैं लोग, और वो बल्क ऑक्सीजन खरीद लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, और वो खरीदने के बाद उसको खुद कंप्रेस करते हैं अच्छा। अपने स्टेशन पे। अच्छा। और उसको सिलेंडरों में भर के मुख्तलिफ जगह से बेचते हैं। वो पूरे पाकिस्तान में फैले, कुछ अच्छा। शहरों में 10-10, 20-20 डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, कुछ शहरों में कम होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर खरीद के कंप्रेस करके बेचते हैं, जो कि इन छोटे सिलेंडरों में भरी जाती है। जो सिलेंडरों में जो ऑक्सीजन भरी जाती है वो छोटे हॉस्पिटल्स में जाती है कंजम्पशन के लिए, या घरों में जो लोगों की जरूरत होती है उसके लिए जाती है, या फिर ये सिलेंडर जो छोटी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी जाती है। और फिर एक जो बल्क ऑक्सीजन बच जाती है वो बल्क ऑक्सीजन इंडस्ट्री में जाती है, जो डायरेक्टली बल्क बाउजर के थ्रू मैन्युफैक्चरर से इंडस्ट्री में जाती है। तो यूं आप समझ लें कि इस मुल्क की इस वक्त कंजम्पशन जो है वो बढ़ चुकी है, वो बहुत बड़ी हुई है। और वो 80 से 90% कंजम्पशन इस वक्त हॉस्पिटल की तरफ मूव हो चुकी है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर पंजाब और KPK में बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, अभी साउथ में कुछ कम थी, लेकिन पीछे 1-2 हफ्ते से वो भी बढ़ती जा रही है। राइट। क्योंकि जिस तरह हम एक दूसरे सवाल पे सर आ जाएंगे क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। जी अशरफ साहब जी, दूसरे सवाल पे आ जाए मेरे। हाँ, दूसरे सवाल पे आ जाए, सवाल के दूसरे हिस्से पे आ जाए। तो दूसरे सवाल का मैं तो इस डायरेक्टली तो आपको जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि हम मार्केट में नहीं बेचते हैं। सही है, ठीक है। हम लोग तो बल्क में बेच देते हैं दोनों सूरतों में। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है अशरफ साहब? इसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो शॉर्टेज हो रही है। चूंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़े हॉस्पिटल्स में हम बल्क को ज्यादा दे रहे हैं और हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट को ज्यादा दे रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। अब हॉस्पिटल में जो सप्लाई जा रही है ना वो तो सीधे पेशेंट्स को जा रही है, इसलिए देना जरूरी है। अब जो मार्केट में जाती है वो इंडस्ट्री में भी जाती है, हॉस्पिटल में भी जाती है। ऐसा ही है, आप ये कह रहे हैं कि 80 to 90% कंजप्शन जो है वो हॉस्पिटल्स में जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ बवादर गनी ग्लोबल होल्डिंग हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इन्फो उन्होंने हमें ये दी कि अब जो सूरत हाल है उसमें डिमांड बढ़ गई है, ज़ाहिर सप्लाई और डिमांड का भी फ़र्क आ रहा है, और कीमतें जो हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से बढ़ाई गई हैं। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। मुसरत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक ले लें प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के हिस्से में कुछ सियासी मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, और अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो आज जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF और दीगर जमातें शरीक है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP दोनों को ही आज मदऊ नहीं किया गया। ANP तो खुद ऑफिशियली अलहदगी का जो ऐलान कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओहदों से ज़रूर मुस्ताफ़ी हुई थी PDM के, लेकिन ऑफिशियली जो है वो अलग होने का ऐलान नहीं किया गया था। अब इस इजलास में जो तय हो रहा है वो ये कि ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च वो कैसे होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक कैसे चलेगी, क्या इस्तीफ़े दिए जाएंगे या बग़ैर इस्तीफ़ों के ही लॉन्ग मार्च होगा। ज़रा मैं राना एहसान साहब से पहले बात कर लेती हूँ। राना साहब, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मदऊ क्यों नहीं किया गया, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियली ऐलान नहीं किया और वो तो पहले भी कह चुके थे कि अगर बुलाया गया तो हम ज़रूर जाएंगे। उनको क्यों नहीं मदऊ किया गया आज के इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो है वो अगर आना चाहते तो ज़रूर आ सकते थे, या अपना नुमाइंदा जो है वो भेज सकते थे, लेकिन
इससे वाजे हो गया था, उनकी लीडरशिप के बयानात से भी वाजे हो गया था कि वो अब पीडीएम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अच्छा। और कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो आपस में इससे मुतल्लिक नहीं की गई कि वो पीडीएम का अब हिस्सा रहना चाहते हैं या इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ वाजे हो गया था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। तो चलें, आप ये कह रहे हैं कि अभी तैमूर तारपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, हम उनसे ही पूछ लेंगे कि वाकई इंटरेस्टेड नहीं है पीपल्स पार्टी। लेकिन अब क्या आप लोगों का आगे अगला लाएअमल है? ईद के बाद जो आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे वो इस्तीफे देके करेंगे या बगैर इस्तीफों के लॉन्ग मार्च होगा? देखिए, ये तो पीडीएम की अभी मीटिंग, जब इजलास खत्म होता है तो उसका लाएअमल सामने आ जाएगा। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा क्लियर है कि इस्तीफों का सिर्फ तभी फैसला किया जाएगा अगर वो इस निज़ाम को गिरा सकता है, और वो तभी मुमकिन था अगर सब जमातें मिलकर इस्तीफे देती जो अपोजिशन और पीडीएम का हिस्सा थी। लेकिन क्योंकि अब पीपल्स पार्टी जो कि सेकंड बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है, वो अब पीडीएम और इस्तीफों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफों का रुख जो है वो अपनाया जाएगा। और अब जो आगे का जो लाएअमल है कि लॉन्ग मार्च की जाएगी नहीं की जाएगी, वो लाएअमल अभी थोड़ी देर में जो है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो तो आ ही जाएगा। चले लगारी साहब, ये क्या इस्तीफों की गल मुक गई है और अब इस्तीफे नहीं होंगे, और क्या पीडीएम में वो जान रही है आपके ख्याल में? नहीं, मुझे तो कुछ हैरत है बहुत सी चीज़ों पर। एक तो ये कि मौलाना के जब उनकी तबीयत बहाल हुई और वो उन्होंने प्रैक्टिकल सियासत शुरू की, जी, तो उनके रवैये से लग रहा था कि वो पीडीएम को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी के साथ भी तर्ज हमारी वो लबोलहजा नहीं था उनका जो पहले हुआ करता था, जो इस क्राइसिस के पैदा होने से पहले था और जब उन्होंने इस्तीफों वाले मामले पर दिया था। अच्छा, इस्तीफों वाले मामले पर भी हमें अभी तक बात समझ में नहीं आई। अगर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया जाता और फिर आगे बढ़ते हुए फिर आप इस्तीफों के ऑप्शन पर जाते तो कौन सा ऐसा मसला था, वो भी नहीं किया गया। अच्छा, अब तो बात खुल गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उनकी लीडरशिप ने तो ये कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरी करे। तो फिर ये जो सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक ये जो पीडीएम की एक्टिविटी होती रही और ये गुजरांवाला में जलसे और पेशावर में जलसे और कराची में जलसा और मुल्तान में जलसा, क्वेटा में जलसा और जलसे भी हुए, तो इन जलसों का क्या सबब क्या था, क्यों जलसे किए गए ये, और इमरान खान के को इक़्तिदार से निकालने के लिए तो खुले डेट्स दे रहे थे, वक्त दे रहे थे, और फिर अचानक अब कह रहे हैं कि वो 5 साल पूरे करें। तो मेरा ख्याल ये है कि 5 साल पूरा करने वाली बात इनकी भी ठीक है और जो पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल रहा वो भी ठीक है, और दोनों के ठीक होने में एक चीज़ कामन है कि जो एक लेजिस्लेशन ऐसी हुई है कौमी असम्बली में जिनके बारे में ये ख्याल था कि इस पर अपोजिशन को आड़े हाथों लेगा मीडिया भी और मासेस भी और लोग भी और वोटर्स भी, पूछेंगे भाई आप ये कहाँ जा रहे हैं इस तरह के कानून साजी में। और कभी कभी आप अपने जब ये जॉइंट सेशन में लेजिस्लेशन की गई तो अपोजिशन की 14 अरकान गायब हो गए थे। अगर वो होते तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जाती, इसलिए कि वो तो नहीं पास हो सकता था। और अगर लेजिस्लेशन करने में नाकाम हो जाए हुकूमत तो यकीनी तौर पर फिर हुकूमत का खात्मा होता है। और लेकिन ये नहीं चाहते थे। मेरा अपना ख्याल ये है, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि हुकूमत खत्म हो, ये मकसद एक दूसरे पर मलबा डालने वाली बात है। और हम इस मलबा डालने के अमल में हम नहीं शरीक होना चाहते कि किसका मलबा किस पर डाला जाए, वो खुद ही डाल लेंगे ना। चलें ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आना भी बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि तैमूर तारपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। अभी राना एहसान साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम बुलाते या ना बुलाते, पीपल्स पार्टी तो इंटरेस्टेड है ही नहीं अब पीडीएम में। अगर आपको आज का इन्विटेशन आता पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का, तो क्या शिरकत करते आप लोग? जी हम इनके साथ आज बताने का भी सोच सकते थे, बस 2 चीजों का यहाँ पे जरा मसला हो रहा है। पहली चीज जो हमने डिमांड की थी कि इनने हमसे माफी मांगी है और एएनपी से, ताकि हम दोनों एक साथ वापस आए, पहला मसला। दूसरा मसला पीडीएम का मसला वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाना, इन नाअहल इन करप्ट लोगों की गवर्नमेंट को ओवरटर्न करना डेमोक्रेटिक रूल के साथ। पर जब पीएमएल नून लीग से ये हुकूमत
यहाँ से जाए और 5 साल बुनियादी अपने पूरे करे, तो आप मुझे समझाएं यहाँ इस मीटिंग में जाने का मकसद पूरा होता है हमारा या नहीं। और ये दो डिफरेंट चीजें बड़ी आ गई हैं जो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, जो पिछले कल के और आज के दिन में बड़ा मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की सियासत को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। सही। तो आपको लगता है कि खुद नून लीग भी नहीं चाहती है ऐसा हो, और ज़ाहिर उनके बयान से भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस्तीफों वाला जो मामला था वो ऐसे ही शोषा छोड़ा गया था सिर्फ कि इस्तीफे दें? देखिए, जब ये सारा मुझे बहुत अफसोस, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुम ये ड्रामा ही लग रहा है। अच्छा। जहाँ तक बात थी हमारी सिंसियरिटी की, तो आपने देखा था लॉन्ग मार्च में भी वाहिद जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने सारी अपनी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली थी। सही। हमने पूरे सिंध से लेके पंजाब तक एक स्टूडेंट काउंसिल का सारा दौरा किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा सिंध का प्रेसिडेंट सारिकोड़, हमने एक जगह पर जाके अपनी बंदोबस्त की ताकि बहुत ही कामयाब मार्च होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं डिफर करता हूँ या क्या है, ठीक है, एक तरह से मरियम नवाज साहबा की सोच अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो खुद कह रही कि वो उनका जाती। चलिए पीडीएम को छोड़े ना, तालपुर साहब छोड़े मरियम नवाज को, पीडीएम को छोड़े। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है ना कि हुकूमत नाअहल है, हुकूमत में खराबियां हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, कभी बिलावल भुट्टो ने यही बात कही कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, तो फिर आप लोग अपने तौर पर ही, बड़ी जमातें, दूसरी बड़ी जमातें, आप लोग अपने तौर पर भी क्यों नहीं करते तहरीक का आगाज? क्या नहीं करते? तहरीक का आगाज आप लोग खुद भी तो कर सकते हैं। चले मैं जवाब लेती हूँ आपसे। मुसर्रत साहिबा, जो भी कुछ हुआ ना पीडीएम में, उससे सबसे ज्यादा फायदा खुद हुकूमत का हुआ। हुकूमत पे जो प्रेशर बन रहा था तमाम जमातों का, वो एक तरह से रिलीज भी हुआ। और कल अब जो मुस्लिम लीग नून का बयान आया वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो चाहते हैं कि आप लोग 5 साल पूरे करें, तो हुकूमत काफ़ी रिलैक्स हुई होगी तमाम तर सूरत हाल देख के। लेकिन सब तमाम रिलैक्सेशन में महंगाई को आप लोग कैसे भूल रहे हैं? इस महंगाई के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे आप? तालपुर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ सर, आपकी मुझे आवाज़ पहले नहीं आ रही। जी मुसर्रत साहिबा। जी, उसमें मैं तालपुर साहब की एक बात से तो मैं एग्री करूंगी कि ये खाली मरियम साहिबा ने शोशा छोड़ा था। अगर ये रियलिटी होती तो येस्टरडे उनकी कराची जाने से पहले की जो प्रेस टॉक थी उसमें वो कह रही थी शी इज़ कन्फ्यूज्ड और एजेंडा लेस, विजन लेस। उनको खुद पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है। उनके जो कॉलो फेल में इंतहाई तजाद है कि जब वो चार्जशीट पीपल्स पार्टी पे लगा रही हैं रेजिग्नेशन ना देने की, लेकिन साथ वो खुद ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। एक बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है, उसमें ये इनसिक्योर हुई है PMLN। वजह यह है कि उनको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कि जिनका नामो निशान पंजाब में नहीं था, उनको अपने साथ हर जगह पे कहीं वो उनकी यही वजह बनी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इन्होंने वोट नहीं किया कि वो जनूबी पंजाब को स्ट्रेंथन करेंगे। और पंजाब में चूँकि पीपल्स पार्टी आपको पता है कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बराबर है, तो इसलिए इस सियासी मसले को मद्देनज़र रखते हुए, फ्यूचर को फोर्सी करते हुए इन्होंने ये शोशा छोड़ा है। अदरवाइज़ ना तो खुद रिज़ाइन किया, हर बाई इलेक्शन में भी जा रहे हैं, साथ चाहती हैं कि हुकूमत मुद्दत भी पूरी करे। तो इसलिए इससे साबित ये होता है कि इनका ये जो सो कॉल्ड PDM से हम किसी वक्त भी प्रेशर में नहीं थे। ये बातें जब हम उस वक्त करते थे सुमैया, तो मीडिया और ये जमातें इंतहाई वो शशोपन का शिकार होते थे कि ये किस तरह से कह रहे हैं, ये शायद पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हुकूमत वाले। लेकिन अब वो बातें जो हमने कही थी कि इनका एजेंडा अपने ज़ाती मुफादात हैं, कोई मुल्क का मसला नहीं है, कोई और कॉज नहीं है, तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये बनाई गई थी, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल गेन के लिए इसको ख़त्म किया। हुकूमत कल प्रेशर में थी, अगर कल हम प्रेशर में नहीं थे तो आज हम रिलैक्स कैसे हो गए? हम क्लियर हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हम बात करें महंगाई की, तो सुमैया महंगाई के जो रमज़ान बाज़ार पूरे पंजाब भर में हमने 313 बाज़ार जो लगाए हैं, वहाँ पे हम 3 साल पिछली जो कीमतें हैं उनके ऊपर अशियाए खुर्दोनोश दे रहे हैं 2018 की कीमतों पे। तो जो जिस सूबे में एक में हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी की, ये यहाँ मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी, जिस तरह लोग वहाँ पर ख्वार हो रहे हैं, वो राशन लेने के लिए, सस्ती चीनी लेने के लिए लाइनों में खड़ा किया हुआ है। अदालत तक उस पर बरंग हुई है कि लाइनों में खड़ा करके लोगों ख्वार करके जलील करके जिस तरह से चीनी दी जा रही है। पॉइंट लेकिन मेरे पास वक्त की कमी में चाहती हूँ तमाम मेहमानों का मौक़िफ़ आए, तो मैं चाहूँगी कि राना एहसान साहब भी तो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे हुकूमत जो सस्ते रमज़ान बाजार लगा रही है उसमें कितनी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। लेकिन राना साहब पहले ज़रा मुझे ये बताइए
कि ये आप लोग क्या गेन करना चाहते थे, तो इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप? कीमतों पे मिल रही हैं। चले 18 कीमतों मिल रही है, राना ऐसा इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप लोग? जी हम लोग सही तौर पे कंफ्यूज नहीं है। अच्छा। इशू ये है कि पीडीएम ने ये डिसाइड किया था कि हम कोई गैर जमहूरी अमल से हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए दो ही अमल रह जाते हैं हुकूमत को गिराने के लिए, एक है कि आप इस्तीफे दें और दूसरा ये है कि आप इन हाउस जो है वो चेंज लेके आए। सही है। तो ये जो लायबल है ये आगे बन जाएगा। अच्छा। अब 2 साल इनकी हुकूमत के रह गए हैं और जो हमारा एक मेजर कार्ड था या मेजर जो तरीकाकार था इस हुकूमत को गिराने का, इस्तीफे देने का, उस पे हमारा कंसेंसस नहीं बना पीडीएम के ऊपर, तो अब हम और रास्ते जरूर तलाश करेंगे। तहरीके अदम एतमाद का क्या हुआ पंजाब में? जो आप लोगों का प्लान था उसका क्या हुआ? वो प्लान देखें, जो भी आगे का लायमल है, अभी पीडीएम की इजलास जारी है, उसके बाद फिर जो है वो लायमल आगे आएगा। जो 313 बाजार हैं जी, उनका जो है वो जवाब बड़ा सिंपल है कि 9 करोड़ की आबादी के लिए 313 बाजार लगाए गए कि चीनी अगर आपने लेनी है तो कतार में लग के मिलेगी, आटा अगर आपने सस्ता लेना है तो कतार में लग के लगेगा, और ये इसी तरह आवाम को रमजान। अच्छा, 18 की कीमतों में मिल रही हैं चीजें? लगाते थे पंजाब भर में? नहीं, एक दफा तो ये कहते हैं कि तब पंजाब में इतनी महंगाई नहीं होती थी, तब महंगाई इतनी नहीं थी, आलम ये नहीं था कि इतना आपने 9 लाख बाजार लगाए थे। अच्छा, आपने कितने बाजार लगाए थे वो पूछ रही है अपने दौर में? 17 में आपने कितने बाजार लगाए थे? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना के टाइम में, कोरोना के वक्त में कि लोगों को जो है वो आप सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे। अच्छा राना साहब, आपने कितने बाजार लगाए अपने हुकूमत में? जी, आपने कितने बाजार लगाए अपने हुकूमत में? देखिए, हमने जब बाजार लगाए थे तो तब ये महंगाई का तूफान नहीं था। अच्छा। तब 16%, 20% फूड इन्फ्लेशन नहीं थी। हमारे दौरे हुकूमत में 5% से कम एवरेज इन्फ्लेशन रही पूरे हमारे 5 साल। चले पॉइंट, लेकिन सर वक्त की कमी है। लगारी साहब, ये इन्फ्लेशन का जिक्र आ गया, इतनी महंगाई है, रमजान में तो लोगों का मुश्किल हो गया इफ्तार और सहर करना, और यहाँ पर सब ये कह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि हम महंगाई उतनी नहीं है, 18 कीमतों पे बिक रही हैं पंजाब में चीज़ें। आप क्या बताएंगे सर? हम लोग तो घर का बजट बनाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारी बहन जो हैं मुसरत, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे स्टेटमेंट दे दें, जो उनका दिल चाहे। अगर 18 की कीमतें होती तो हमारा रोना क्या होता? हम तो बिल्कुल जश्न मना रहे होते। बाकी यहाँ पर मुसरत को बुलाते और कहते कि यहाँ आकर बैठे, हम आपके लिए तालियां बजाते हैं और आपको ट्रिब्यूट करते हैं 2018 के। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सर समझ। 2018 में चीनी 52 रुपए थी जी, जब साबका हुकूमत का दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ। आटे की कीमत जो है वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ चुकी है। सब्जियां नहीं मिलती हैं, दालें नहीं मिलती हैं, गोश्त नहीं मिल रहा है, और चिकन का गोश्त जो है वो लोग नहीं ख़रीद पाते हैं। लोगों को खाने के लिए कोई चीज़ भी अर्जा नहीं मिलती है, सस्ती नहीं मिलती है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं। एक तो ये है कि दिहाड़ीदार मजदूर बहुत परेशान है, उनको दिहाड़ी नहीं मिलती है, वो काम नहीं मिलता है। वो चाहते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर में सिर्फ चंद इलाकों में कंस्ट्रक्शन खींच कर कराची का जो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, कराची का बिल्डर भी यहाँ से चला गया है, वो भी लाहौर और उन जगहों पर चला गया है जहाँ वजीर आजम के मंसूबे चल रहे हैं। सही। और यहाँ पर वो रोजगार खत्म हो गया जो हम कराची में सबसे ज्यादा रोजगार जो होता था कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में होता था। कुछ फैसले हुए इंतहाई काबिल एहतराम आला अदलिया के, और कुछ इक़दामात हुए जनाब वज़ीर आज़म के, जिन्होंने यहाँ से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। वक्त की कमी है इसलिए मैं चाहती हूँ 1 मिनट है, तैमूर तालपुर साहब का मौक़िफ़ भी आ जाए। तालपुर साहब, महंगाई तो पूरे मुल्क में है, ज़ाहिर है जो सूबाई हुकूमतें हैं वो ये कहती हैं वफाक के इक़दाम होते हैं, उनकी हिकमत अमली होती है, इसलिए सूबों में भी वही इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन सूबे अपने तौर पर भी तो कीमतों को कम कर सकते हैं रमज़ान के महीने में। लेकिन मैं भी कराची की शहरी हूँ, कराची समेत सिंध भर में यही सूरत हाल है, महंगाई बहुत उरूज पर है। सिंध हुकूमत ने इसके लिए क्या इक़दाम किए? सिंध हुकूमत तो बहुत जोरों शोर से कोशिश कर रही है। हालांकि आपको पता है जो आज मुल्क के हालात हैं, $3 बिलियन की हमने तो जब ये हालात होंगे और हमारी एक्सटर्नल डेट आपको पता है कि 7.5% सिर्फ एक साल में बढ़ी है, जो कि 18 ट्रिलियन की हमारी एक्सटर्नल डेट होगी। तो सही बात है ये सारा। सर मैं अभी पंजाब से होकर आई, वहाँ पे मुर्गी की कीमतें कुछ और थी, कराची में मुर्गी की कीमतें कुछ और हैं।
अब यहाँ पर जो मुर्गी कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो इतनी महंगी कीमतों में मुर्गी बेच रहे हैं, हुकूमत कोई कुछ क्यों नहीं करती? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ हैं? कीमतों का तयन क्यों नहीं करा जाता? कमिश्नर साहब क्यों नहीं कराते हैं इस पर तयन? क्योंकि हुकूमत समझ रही है कि 2018 के रेट अभी जो है वो रमजान बाजारों में मिल रहे हैं। मैं तालपुर साहब से पूछ रहा हूँ, तालपुर साहब क्यों नहीं होता कराची समेत सिंध भर में इतलाक? कम कीमतें क्यों नहीं होती? सर क्विकली बता दें, मुझे क्लोजिंग करनी है। तालपुर साहब वो जा चुके हैं, अफसोस के साथ जवाब मैं उनसे नहीं ले सकी, लेकिन यही सूरत हाल पूरे मुल्क की है और अफसोस के साथ गुर्बत भी बढ़ रही है और साथ साथ महंगाई भी और बेरोज़गारी भी। बहुत शुक्रिया नज़ीर लकारी साहब आपका, राना एहसान साहब, मुसरत चीमा साहब, तैमूर तालपुर साहब, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और एहसास कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।